हेलो एवरीवन। हम इकोनॉमी की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं विवेक सिंह सर की बुक से। तो आज मैं बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ डायरेक्टली, टॉपिक्स वही हैं पर मैं अभी अपने नोट्स से पढ़ा रही हूँ। लेकिन आप बुक को रेफ़र कर सकते हैं क्योंकि मैं सेम वही टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। ये जो सारे टॉपिक्स आज मैं कवर कराने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप देखें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में देखते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? एक तरीके का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसको कौन इशू करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नाम से ही पता है, या तो सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू करती होगी, ठीक है। क्यों करती है? क्योंकि इनको पैसा चाहिए होता है, टू बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। ये ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, दैट एक्नॉलेज द गवर्नमेंट्स डेब्ट ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है बेसिकली, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे कि लोन टेकन बाय गवर्नमेंट, की जो है लोन जो है गवर्नमेंट को जब ज़रूरत पड़ती है तो क्या करती है, गवर्नमेंट लोन लेती है पब्लिक से। कैसे? ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी करती है कि हम जो भी लोन लेंगे आई विल रीपे यू, ठीक है, तो आपको रीपेमेंट मिल जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म होता है, लेस देन ए ईयर, ठीक है। ये दिस सिक्योरिटी कैन बी शॉर्ट टर्म, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है लाइक ट्रेजरी बिल, और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है लाइक बॉन्ड्स, ठीक है। अभी हम लोग शॉर्ट लॉन्ग इन दोनों को देखेंगे क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अब अगर फीचर्स देखें, की फीचर्स क्या है, तो इसको कौन इशू करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट करेगी। पर्पस क्या है? टू फाइनेंस फिजिकल डेफिसिट। अगर इनका फिजिकल डेफिसिट है, उधारी है इनके पास, तो ये इसको फाइनेंस करने के लिए, एंड मैनेज कैश फ्लो, ठीक है। तो टाइप्स हमने देखा, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके का हो सकता है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम लोग रिस्क फ्री या गिल्ट एज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको बैक किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट देती है तो रिस्क फ्री होता है। और रिटर्न क्या है? फिक्स्ड हो सकता है या फ्लोटिंग हो सकता है, ठीक है। फिक्स्ड हो सकता है और फिक्स्ड नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और इशू किया जा सकता है डिस्काउंट पे, यानी जीरो कूपन, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे ट्रेजरी बिल में। देन इसको ट्रेड कहाँ किया जाता है? मनी मार्केट में ट्रेड किया जाता है और कैपिटल मार्केट में ट्रेड किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करती है? हेल्प मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से क्या होगा? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, इन्फ्लेशन मैनेज कर सकती है और प्रोवाइड कर सकती है सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर इंडिविजुअल्स या बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो अब सारी चीज़ें देखते हैं डिटेल में। ट्रेजरी बिल्स क्या है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। हमने देखा कि ये शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और इसको कौन इशू करती है? गवर्नमेंट इशू करती है। और ये शॉर्ट है, लेस देन ए ईयर। शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि एक साल से कम। 91 डेज का हो सकता है ट्रेजरी बिल, 182 और 364। ये तीन तरीके का ट्रेजरी बिल इशू हो सकता है। जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ कहने का मतलब है कि कोई भी इसमें इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, इसीलिए जीरो कूपन, ठीक है। अब इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा तो फिर बेनिफिट क्या है? कोई इसको लेगा क्यों? कोई भी इन्वेस्टर बाई क्यों करेगा? बाई इसलिए करेगा क्योंकि इसको इशू किया जाता है डिस्काउंट प्राइस में और रिडीम किया जाएगा फेस वैल्यू पे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर 100 रुपये का कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी? इशू करेगी बॉन्ड को 98 रुपीज़ में, 98.20 रुपीज़ में। तो फिर जब आपको क्या बेनिफिट होगा कि जब आप इसको रिडीम करने जाएंगे तो फिर आपको क्या 100 रुपीज़ पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो आपको ट्रेजरी बिल में जो है इंटरेस्ट रेट जो है इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और इसको ट्रेड कहाँ किया जाता है? मनी मार्केट में। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट को मनी मार्केट में ही ट्रेड किया जाता है। देन कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में। क्यों? टू मैनेज टेम्परेरी कैश फ्लो मिसमैच, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट के फाइनेंस में टेम्परेरी कैश फ्लो मिसमैच हो रहा था उसको मैनेज करने के लिए कैश मैनेजमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है 2010 में। और इसकी मैच्योरिटी क्या है? लेस देन 91 डेज। ये 91 डेज भी कम का है, शॉर्टर देन ट्रेजरी बिल। और इसको भी मनी मार्केट में ट्रेड किया जाता है मनी बिल की तरह, ट्रेजरी बिल की तरह। डेटेड सिक्योरिटी क्या है? ये होता है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। 5 to 40 ईयर्स तक का हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये। अब जैसे इसमें टाइप्स देखते हैं हम, तो कुछ फिक्स्ड रेट बॉन्ड हो सकता है। मतलब क्या रहेगा कि इंटरेस्ट रेट इसमें कांस्टेंट रहेगा टिल मैच्योरिटी, मतलब हमें पहले से ही पता रहेगा कि हमें कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। देन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, लिंक्ड टू टी बिल इल्ड्स, कि कितना इल्ड हो रहा है आपके बॉन्ड का, उसके हिसाब से। देन इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड,
बॉन्ड, इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों प्रोटेक्ट होगा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड में, तो इसका क्या मतलब है कि आपका पैसा डूबने नहीं वाला है। अगर इन्फ्लेशन भी आ जाता है तो आपके पैसे की वैल्यू कम नहीं होगी, आपको बढ़ा के मिलेगा इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट पे फिर प्रिंसिपल भी आपके प्रिंसिपल को बढ़ाया जाएगा और उस प्रिंसिपल पे फिर इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और ये लिंक्ड किससे है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से। देन कुछ स्पेशल सिक्योरिटीज़ है जिसको इशू किया जाता है, इशूज एज कंपनसेशन टू ऑयल कंपनीज, फर्टिलाइजर फर्म्स, एफसीआई इंस्टेड ऑफ कैश सब्सिडीज़। तो हम स्पेशल सिक्योरिटीज़ को डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसके स्पेशल सिक्योरिटीज़ हैं क्या, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है कुछ स्पेशल बॉन्ड, जैसे कि कंपनसेशन टू सर्टेन कंपनीज, कुछ कंपनीज को कंपनसेशन देने के लिए कैश सब्सिडीज पे ना करके वो क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है। तो इन बॉन्ड्स को क्या कहते हैं, ऑयल बॉन्ड, फर्टिलाइजर बॉन्ड या फूड बॉन्ड, इस टाइप के बॉन्ड को गवर्नमेंट इशू कर सकती है। अब ये इशू करने की क्या ज़रूरत है इन बॉन्ड्स को, टू सपोर्ट कंपनीज सेलिंग सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट। तो कंपनी को सपोर्ट कर रही है ताकि वो सेल कर सके सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट को। ठीक है, टू रिड्यूस इमीडिएट कैश आउटफ्लो, तो इमीडिएट कैश आउटफ्लो को रिड्यूस करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए। तो अब ये कैसे काम करता है बॉन्ड, तो कंपनी क्या करती है, बियर करती है सब्सिडी कॉस्ट इंस्टेड ऑफ रिसीविंग अपफ्रंट गवर्नमेंट पेमेंट। तो कंपनीज को जो है क्या कि गवर्नमेंट से पेमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो सब्सिडी का कॉस्ट कौन बियर कर रही है, कंपनी बियर कर रही है। गवर्नमेंट तब क्या करती है, इसके बदले में इशू करती है स्पेशल सिक्योरिटी बॉन्ड इशू कर देती है कैश की जगह। तो सब्सिडीज जो कंपनी दे रही है तो वो गवर्नमेंट को देना था, तो उसके लिए ये क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या इशू करेगी, स्पेशल सिक्योरिटीज़ बॉन्ड इशू करेगी कैश की जगह। तो इसमें कंपनी को क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा इन सारे बॉन्ड पे। ये इन बॉन्ड को सेल कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, इन सेल इन द मार्केट फॉर लिक्विडिटी, अगर इनको पैसा चाहिए तो ये चाह जाएगी और अपने बॉन्ड को क्या करेगी, सेल कर देगी। और फिर गवर्नमेंट क्या रिपे करेगी, बॉन्ड का वैल्यू भी दे देगी जितने का वो बॉन्ड होगा और इंटरेस्ट भी दे देगी। तो ये बेनिफिट है। अब एग्जाम्पल देखते हैं ऑयल बॉन्ड का। 2000s में क्या हुआ था और 2010s में कि जब ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा आगे जा रहा था, ठीक है, हाई हो रहा था, ऑयल प्राइस में हाइक देखने के लिए मिल रहा था, तो गवर्नमेंट ने इशू कर दिया ऑयल बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ रेजिंग फ्यूल प्राइस, कि फ्यूल के प्राइस को बढ़ाने की जगह उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स जो है क्या कर दिया, इशू कर दिया। लेटर ऑन क्या हुआ कि फ्यूचर गवर्नमेंट हैड टू रीपे दीज बॉन्ड विद इंटरेस्ट। तो इन्होंने बॉन्ड जो इशू किया और इन बॉन्ड को कंपनी ने खरीदा, तो कंपनी ने ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ाया, क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ रहा था, तो ऑयल का प्राइस जो है नहीं बढ़ाया। अब इसको क्या करेगी, गवर्नमेंट बियर करेगी, गवर्नमेंट रीपे करेगी इन बॉन्ड को और इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब प्रोज एंड कॉन क्या है, तो ये बॉन्ड्स भी हेल्प करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में और प्राइस को कंट्रोल करने में। हमने देखा कि कैसे कि गवर्नमेंट जो है कंपनी सब्सिडीज़ पे कर रही है और गवर्नमेंट फिर बाद में उसको दे रही है। ऑयल के केसेस में भी हमने देखा। तो इससे क्या होता है, इमीडिएट बर्डन जो है गवर्नमेंट के फंड पे कम हो जाता है और इंक्रीज़ करता है फ्यूचर डेब्ट ऑब्लिगेशन। हमने देखा कि हाँ, गवर्नमेंट का फ्यूचर डेब्ट ऑब्लिगेशन बढ़ जाता है। ठीक है, देन ये कौन से, ठीक है, देन लिमिट करता है फिस्कल स्पेस फॉर फ्यूचर स्पेंडिंग। तो फ्यूचर स्पेंडिंग के लिए फिस्कल स्पेस लिमिट होता है। तो ये हमने कुछ प्रो एंड कॉन्स देख लिया। देन अब देखते हैं नेक्स्ट, बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड क्या है। इसको इशू किया जाता है 2018 में इशू किया गया था टू सपोर्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड एक तरीके का स्पेशल बॉन्ड है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि क्या करती है, इशू करती है। ठीक है, टू प्रोवाइड कैपिटल टू पब्लिक सेक्टर बैंक, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास पैसा आए विदाउट इमीडिएटली इम्पैक्टिंग फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ताकि फिस्कल डेफिसिट इमीडिएटली इम्पैक्ट ना हो। इमीडिएटली कहने का मतलब है कि अभी तुरंत अगर बैंकों को पैसा दिया जाएगा तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बॉन्ड इशू कर दिया। तो इसीलिए बॉन्ड इशू कर दिया। क्यों, टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर बैंक सफरिंग फ्रॉम हाई एनपीए। अगर कोई बैड लोन था, पब्लिक सेक्टर बैंक सफ़र कर रही थी, तो बैंक को क्या मीट करना होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करना होता है बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर। इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बैंकों को पैसा रखना होता है। ठीक है, टू इम्प्रूव क्रेडिट फ्लो इन द इकोनॉमी एंड बूस्ट ग्रोथ। तो इस वजह से ये बॉन्ड्स को इशू किया गया था कि बॉन्ड्स को अगर इशू करेगी तो जो भी बॉन्ड्स को खरीदेगा तो
सॉरी, तो फिर इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो जो है बढ़ेगा और इकोनॉमी में बूस्ट बढ़ेगा। ठीक है, अगर सपोज गवर्नमेंट बॉन्ड जो है मार्केट में लेकर के आ रही है, ठीक है, और कोई इन्वेस्टर उस बॉन्ड को खरीद रहा है, ठीक है, तो बदले में वो क्या देगा, पैसा तो देगा ना, तो यहाँ पे क्रेडिट फ्लो जो है इकोनॉमी में बढ़ेगा। तो ये वर्क कैसे करता है, गवर्नमेंट इशू बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग कैश, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, बॉन्ड दे देगी, कैश नहीं देगी। बैंक बाइज दीज बॉन्ड, तो बैंक क्या करेगी, इन बॉन्ड्स को बाय करेगी गवर्नमेंट से, और फिर गवर्नमेंट बाद में क्या करेगी, रिटर्न कर देगी पैसा जो है बैंकों को, ठीक है, एज ए कैपिटल फ्यूजन, और फिर बैंक इस कैपिटल को यूज़ करेगी और फिर इंक्रीज करेगी अपनी लैंडिंग को। ठीक है, तो बैंक के पास और पैसा हो जाएगा लैंड करने के लिए। कुछ इम्पैक्ट देखते हैं, तो इससे बैंक का जो है लॉस है वो रिकवर हो रहा है और लैंडिंग एबिलिटी इंप्रूव होता है। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ता है। लेकिन गवर्नमेंट पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का कर्जा तो और बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि फ्यूचर में इन बॉन्ड को फिर तो रीपेमेंट भी करना होता है ना। ऐसी बात तो नहीं है कि जो है गवर्नमेंट ने अभी बॉन्ड जो है इशू कर दिया तो बाद में उसको रीपेमेंट नहीं करना होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा, रीपेमेंट करना होगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर डेट जो है और बढ़ जाता है। अब एक सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड देखते हैं, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम डिटेल में बात कर रहे हैं ये किसके अंदर आ रहा है, ये स्पेशल सिक्योरिटीज़ के अंदर आ रहा है, ये स्पेशल सिक्योरिटीज़ है। ठीक है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या है, ये भी गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज़ है। इसको इशू कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है, ये ऑल्टरनेट जो है बाइंग फिजिकल गोल्ड की, आप ये एक ऑल्टरनेट तरीका है फिजिकल गोल्ड बाय करने का, आर लिंक टू गोल्ड प्राइसेस, और ये लिंक्ड किससे है, गोल्ड प्राइसेस से। अब देखते हैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का फीचर्स क्या है। इशू इसको कौन करता है, आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेशन अगर हम देखें तो बॉन्ड इशू कैसे किया जाता है, ग्राम्स ऑफ गोल्ड में, कि मिनिमम 1 ग्राम इस टाइप से, और फिक्स्ड कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, 2.5% पर एनम मिलता है, और टेन्योर इसका 8 ईयर है, लेकिन ऑप्शन रहता है कि 5 साल के बाद भी आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, और जब रिडीम्पशन के टाइम पे जब आप इसको रिडीम करने जाएंगे तो गोल्ड का प्राइस आपको जो है वैल्यू कैसे मिलेगा, बेस्ड ऑन गोल्ड प्राइस एट मैच्योरिटी। ठीक है, देन मोड ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग का मोड क्या है, डीमेट और पेपर फॉर्म। ठीक है, फिजिकल गोल्ड होल्ड नहीं करना है। ट्रेडेबिलिटी, इसको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है स्टॉक एक्सचेंज पे। तो वाई इन्वेस्ट इन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, क्या ज़रूरी है, हम क्यों करें सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट, एक तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अनलाइक फिजिकल गोल्ड, जो फिजिकल गोल्ड का कोई काम नहीं है। फिजिकल गोल्ड अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और कोई स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको लॉकर चाहिए सेफ्टी के लिए, कोई सेफ्टी कंसर्न चाहिए, नहीं। टैक्स बेनिफिट, कोई कैपिटल गेन टैक्स भी इसके ऊपर नहीं लगने वाला है रिडीम्पशन के टाइम पे, आप जब रिडीम करने जाओगे तो। देन प्योर गोल्ड वैल्यू मिलेगा, कोई भी इम्प्योरिटी या की प्रॉब्लम नहीं है। 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस आपको मिलने वाला है, और गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी है, तो फिर इस पर कोई रिस्क का डर नहीं है, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का। ठीक है, तो अगर आप बाय करते हैं 10 ग्राम सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, 5000 पर ग्राम के हिसाब से 10 ग्राम आपने गोल्ड ले लिया। ठीक है, तो आपने टोटल कितना इन्वेस्ट किया, 50 ग्राम इन्वेस्ट किया, और ईयरली आपको 1250 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। 8 साल बाद क्या हुआ कि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 6500 पर ग्राम हो गया। तो अब 10 ग्राम का आपको 65,000 मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल अर्निंग आपका 65,000 तो आपका गोल्ड का प्राइस है। देन 10,000 रुपीज़ जो है आपको क्या हो रहा है कि 8 साल के अंदर जो इंटरेस्ट मिला, दैट मीन्स अब आपका 50,000 रुपीज़ 75,000 रुपीज़ में बदल चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया था, तो ये रिड्यूस करना चाहती थी इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट को। इंडिया बहुत ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट कर रही थी, तो उसको गवर्नमेंट रिड्यूस करना चाहती थी, और प्रिवेंट द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर बाहर से हम इंपोर्ट करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाहर को देंगे ना, तो फिर हमारे फॉरेन एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती है। तो टू ऑफर ए सेफर अल्टरनेटिव ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, कि गोल्ड में इन्वेस्ट करके इसमें तो थेफ्ट का रिस्क है, तो उससे अच्छा है कि आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड ले लें। टू मोबिलाइज हाउस होल्ड सेविंग इनटू फाइनेंशियल मार्केट इंस्टेड ऑफ फिजिकल गोल्ड। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब देखते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक है,
तो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को कौन इशू करती है? स्टेट गवर्नमेंट। अगर इनके स्टेट में कोई फाइनेंशियल नीड है उसको फुलफिल करने के लिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है, ये 1 साल की मैच्योरिटी, मोर देन 1 ईयर इसकी मैच्योरिटी होती है और एक तरीके का सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसको बैक कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, तो ये भी सेफ है। देन ये जो हमने 4 टाइप के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देखे, टी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटीज़ और स्टेट डेवलपमेंट लोन, ये चारों क्वालिफाई करते हैं एसएलआर रिक्वायरमेंट्स के लिए। एसएलआर हम आगे पढ़ने वाले हैं कि एसएलआर में कोटा में जो भी कुछ कैश रखना पड़ता है तो उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकते हैं। तो ये 4 टाइप का गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है इसमें एलिजिबल है, आप ये रख सकते हैं एसएलआर कोटा में। आई मीन बैंकों को मैनेज करना होता है एसएलआर कोटा, तो वो यूज़ कर सकती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट और मैनेज कौन करता है? आरबीआई मैनेज करता है। ये एक तरीके का क्या है? प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फंड रेज करेगी। इनको अगर पैसा चाहिए होगा तो ये फंड रेज करेगी। कैसे करेगी? इशूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। अब ये बहुत सारी सिक्योरिटी को इशू कर सकती है। तो गवर्नमेंट जो है, हाउ डज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट वर्क, काम कैसे करता है? तो गवर्नमेंट को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो क्या गवर्नमेंट खुद जाती है पैसा लेने? नहीं जाती है। आरबीआई इशू करती है सिक्योरिटी गवर्नमेंट के बिहाफ पे। कैसे इशू करती है? फर्स्ट टाइम इशूएंस ऑफ दीज सिक्योरिटी हैपेंस इन प्राइमरी मार्केट। तो पहली बार जो भी इशू होता है ये प्राइमरी मार्केट में होता है। वंस इशूड, जब ये इशू हो जाता है तो फिर इसको बेचा और खरीदा जा सकता है सेकेंडरी मार्केट में भी। ठीक है, जैसे सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो है ऑल्सो ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज लाइक बीएसई और एनएससी में भी, स्टॉक एक्सचेंज में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ट्रेड किया जा सकता है। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देखते हैं कि कितना कौन सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जा सकता है। टी बिल्स शॉर्ट टर्म है, कैश मैनेजमेंट बिल वेरी शॉर्ट टर्म है, 91 डेज से भी कम का है, डेटेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म का है 5 to 40 ईयर्स, और एसडीएल जो है स्टेट डेवलपमेंट लोन जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, ये भी लॉन्ग टर्म है। अब देखते हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम ऑफ आरबीआई। इसको किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने लॉन्च किया टू अलाउ रिटेल इन्वेस्टर। तो कोई अगर रिटेल इंडिविजुअल है वो भी इन्वेस्ट कर सकती है गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में इजीली। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगी? ओपन करेगी अ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। ठीक है, आरबीआई के साथ फ्री में ये रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोल सकती है। तब ये जाके क्या कर सकती है? बाय कर सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को डायरेक्टली। ठीक है, कहाँ से? प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों जगह से। हाउएवर रिटेल इन्वेस्टर जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगी। कॉम्पिटिटिव अगर बिडिंग होगा तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जो है खरीद सकती है रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट बना करके। ठीक है, देन सिक्योरिटीज़ जो अवेलेबल है रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो है जीसेक्स, देन ट्रेजरी बिल, देन डेटेड सिक्योरिटीज़, देन एसडीएल, देन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। तो ये सारी चीज़ जो है इंडिविजुअल खरीद सकता है। अब बेनिफिट क्या है रिटेल डायरेक्ट स्कीम का? तो मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। एक्सेस टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर। अगर कोई स्मॉल इन्वेस्टर है तो वो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्या है? सिक्योर है, और सिक्योर और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं चाहिए, जैसे कि बैंक या कोई ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, और गारंटी है कि सेटलमेंट होगा ही होगा। ठीक है, सेफ्टी ऑफ फंड्स है कि आपने जो फंड लगाया है तो क्या आपका फंड लेके भागने वाले हैं? नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है तो इसलिए सेफ है, इसको लेकर भागने नहीं वाले हैं। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन इनकरेज करता है कि मिडिल क्लास एम्प्लॉय या स्मॉल बिजनेसमैन या सीनियर सिटीजन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सिक्योरली। ठीक है, तो ये कॉमन सिटीजन को अलाउ करता है पार्टिसिपेट करने में, लो रिस्क होता है। ठीक है, तब अब देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का इंक्लूजन के बारे में, कि इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम इसको इंक्लूड करेंगे ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में। ठीक है, तो ये इंडिया के बॉन्ड मार्केट के लिए एक सिग्निफिकेंट बात है। तो अब ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स क्या है हम देख लेते हैं। तो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स क्या है? एक बेंचमार्क है जो क्या ट्रैक करता है? गवर्नमेंट और कॉरपोरेट बॉन्ड को देखता है फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। ठीक है, फंड्स मैनेजर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यूज दिस इंडाइसेस टू एलोकेट इन्वेस्टमेंट ग्लोबली। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फंड मैनेजर है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो यूज़ करते हैं इन इंडाइसेस को एलोकेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो कुछ पॉपुलर ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस है जैसे कि जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स। ठीक है,
देन फिर ब्लूमबर्ग गवर्नमेंट ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स, देन FTSE वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स। तो इसमें इंडिया क्यों चाहती है, इंडिया का इंक्लूजन होना क्यों ज़रूरी है ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में? तो यहाँ क्या होगा, अगर इंडिया इसमें इंक्लूड हो जाती है तो इंक्रीज़ होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कैसे? इंडिया अट्रैक्ट करेगी बिलियन ऑफ डॉलर्स फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर, तो बाहर से भी लोग आएंगे इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लोअर बोरोइंग कॉस्ट, तो ठीक है, हायर डिमांड फॉर इंडियन बॉन्ड्स विल रिड्यूस गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट। अगर हमारे बॉन्ड की डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में, तो क्या होगा, गवर्नमेंट का बोरोइंग कॉस्ट घट जाएगा, रूपी का एप्रिसिएशन होगा कि जितना से जितना फॉरेन इनफ्लो होगा तो ये क्या करेगा, एप्रिशिएट करेगा इंडियन रूपी को, तो रूपी एप्रिशिएट होगा। देन डीपर बॉन्ड मार्केट बूस्ट करेगा इंडिया के डेट मार्केट डेवलपमेंट को, और इंक्रीज होगी लिक्विडिटी, हमारे पास पैसा आएगा, लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी। और क्रेडिट इम्प्रूव होगा, हमारा क्रेडिट स्टैंडिंग स्ट्रेंथ करेगा इंडिया का पोजीशन को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, फिर इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं कि कैपिटल कंट्रोल रेस्ट्रिक्शंस है, टैक्सेशन इशू है। RBI का रोल है कि RBI ग्रेजुअली ईज कर रही है रेगुलेशन टू फैसिलिटेट स्मूदर पार्टिसिपेशन का। कैपिटल कंट्रोल रेस्ट्रिक्शन मतलब इंडिया हैज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, तो इंडिया के पास क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, फुल्ली तो है नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। टैक्सेशन इशू है कि गवर्नमेंट ग्लोबल इन्वेस्टर को क्लैरिटी चाहिए टैक्सेशन पॉलिसीज़ पे, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। वैसे ये बेसिकली मेंस का पार्ट है, बट हमें बेसिकली समझना है कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स क्या है। ये एक तरीके का बेंचमार्क है जो क्या ट्रैक करती है गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को वेरियस कंट्रीज से, कि बहुत सारे कंट्रीज़ के गवर्नमेंट ने अगर अपना सिक्योरिटी को लिस्ट किया है तो उसको वो देखने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। देन अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स और करेंसीज को। ये ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में। मनी मार्केट में हमने देखा शॉर्ट टर्म है, एंड देन कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट है, ये मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ से डील करता है, बेसिकली मोर देन 1 ईयर। ठीक है, फिर हम कैपिटल मार्केट को डिवाइड करते हैं प्राइमरी मार्केट, जहाँ प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट है, जहाँ पे पहली बार न्यू इशू मार्केट मींस कि पहली बार जो बॉन्ड इशू किया जाता है तो वो प्राइमरी मार्केट है। न्यू सिक्योरिटी क्रिएट किया जाता है और बेचा जाता है। कंपनी इशू करती है शेयर और बॉन्ड पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम किया जाता है। एग्जाम्पल है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO इसी को कहते हैं। जब पहली बार लिस्ट किया जाता है बॉन्ड को तो इसको हम क्या कहते हैं, IPO। और ट्रांजेक्शन किसके बीच होता है, इशूवर यानी कि जो कंपनी इशू कर रही है बॉन्ड उसके बीच, और इन्वेस्टर मीन्स कि जो इन्वेस्ट कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, खरीद रहा है उन बॉन्ड्स को। अगर कोई इन्वेस्टर बॉन्ड्स को क्यों खरीदेगा, वो बॉन्ड्स को अभी इसलिए खरीद रहा है ताकि उसको इंटरेस्ट मिल सके, ठीक है, और प्रिंसिपल मिल सके, तो उसको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट के लिए वो अभी पैसा लगा रहा है इन्वेस्टर। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी जो है इशू करती है 1 लाख, इफ़ अ कंपनी इशू बॉन्ड्स टू 1 लाख इन्वेस्टर, अगर कोई कंपनी जो है इशू करेगी बॉन्ड 1 लाख इन्वेस्टर को, ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी मार्केट ट्रांजेक्शन है। देन सेकेंडरी मार्केट, इसमें स्टॉक एक्सचेंज वगैरह देखते हैं क्या है। तो प्रीवियसली जो भी इशू सिक्योरिटीज़ है उसको ट्रेड किया जाएगा इन्वेस्टर्स के बीच में, और इशूअर जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है इस ट्रांजेक्शन में। क्यों इशूअर इन्वॉल्व इसलिए नहीं है कि उसको तो प्रीवियसली जो इशू कर दिया गया है सिक्योरिटी उसी को ट्रेड किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि BSE और NSE, यहाँ पे क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पे सारी चीज़ें होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई इन्वेस्टर जो है जो बाय करता है और सेल बेचता है अपने बॉन्ड्स को एक दूसरे के बीच में, तो ये सेकेंडरी मार्केट है। यहाँ पे इशूवर नहीं होगी, जो इन्वेस्टर है वो खुद ही खरीद बेच रहा है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मार्केट है। तो मनी मार्केट को क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट हाईली लिक्विड है क्योंकि कम टाइम में ही हम बॉन्ड जो है मैच्योर हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है,
अब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है, कॉल और नोटिस मनी। इसमें फंड्स को जो है ओवरनाइट के लिए ही दिया जा रहा है कॉल मनी में। नोटिस मनी में 2 से 14 दिन के लिए फंड को दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है ये, और बेसिकली इसको कौन यूज़ करता है, बैंक यूज़ करता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज़ करता है या म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। देन ट्रेजरी बिल, ये भी शॉर्ट टर्म डेथ है जिसको कि इशू कौन करता है, गवर्नमेंट। हमने डिटेल्स में इसको देखा। ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ है, मतलब कि इसको डिस्काउंट पे बेचा जाएगा और रिडीम किया जाएगा फेस वैल्यू पे, हाईली सिक्योर है और इस पर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है ये। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी हमने देखा कि इसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक बेसिकली क्या करेगी, इशू करेगी। ये ट्रेडेबल है, नेगोशिएबल है और अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। मैच्योरिटी इसकी कितने साल की है, अप टू 1 ईयर। देन कमर्शियल पेपर, ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, ठीक है। इसको कौन इशू करता है, कॉर्पोरेट, एनबीएफसीज या पीएसयूज इसको इशू करती है फंड को रेज करने के लिए। तो हम अगर सिंपली बात करना चाहे तो कैपिटल मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। प्राइमरी मार्केट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटी को इशू किया जाता है और सेकेंडरी मार्केट में जो भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है उसको इशू किया जाता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सेफ है और लिक्विड है और सूटेबल है शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, नेगोशिएबल है, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और इसको इशू कौन करता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। मेनली मोस्टली कौन इशू करता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसको इशू कर सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। मैच्योरिटी क्या होता है बैंकों के लिए, 7 days to 1 year। AIFIs के लिए जो है 1 to 3 year हो सकता है, पर बेसिकली इसको ज़्यादातर कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है, ठीक है। और इसको ट्रेड किया जा सकता है सिक्योरिटी मार्केट में, अनसिक्योर्ड है और कोई कोलेट्रल इसके लिए नहीं चाहिए, ठीक है। अब कमर्शियल पेपर की देख लेते हैं, ये क्या है, ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट है, ठीक है। ये क्या है, प्रॉमिसरी नोट है एक तरीके का, कि हम इसको प्रॉमिस करते हैं कि हम फ्यूचर में ज़रूर पे करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई इन्वेस्टर है कमर्शियल पेपर ले रहा है तो उसको पता है कि फ्यूचर में मुझे पैसा मिलने वाला है। मैच्योरिटी 7 दिन से लेकर के 1 साल तक की है। इशू कौन करेगा, एनबीएफसीज करेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करेगी जैसे कि नाबार्ड, सिडबी। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कर सकती है, पीएसयूज कर सकती है और अदर कंपनीज कर सकती है। और सीपी जो है क्या हेल्प करती है, शॉर्ट टर्म फंड को रेज करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसको कि बार बार पूछा जाता है। ट्रेजरी बिल क्या है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट में इसको ट्रेड किया जाता है। कैश मैनेजमेंट बिल शॉर्ट टर्म, कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शॉर्ट टर्म, कॉल और नोटिस मनी शॉर्ट टर्म और रिपर्चेज एग्रीमेंट रेपोज शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता है, ये सिर्फ डील करती है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट से। अब हम लोग फाइनेंशियल मार्केट या लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। इसमें आती है बॉन्ड्स और कॉरपोरेट और गवर्नमेंट का शेयर और इक्विटी या डिबेंचर्स या म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हो गए, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हो गए और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए। तो ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में देख लिया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले की क्लास में भी मैंने सिक्योरिटीज़ के बारे में बात की हुई है, ठीक है। और आपको अगर बॉन्ड्स, इक्विटी, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना है, सिक्योरिटीज़ के बारे में डेप्थ में, तो इससे पहले की क्लास आप ज़रूर देखें। तो मिलते हैं।